नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे। सोचिए प्राचीन बाबिल की गलियों में। हाँ, बाबुल, एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान के बीच फला फूला। बिल्कुल। और हमारे पास है जॉर्ज एस क्लासन की बहुत ही मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के कुछ अंश। ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन पैसे कमाने और संभालने के जो तरीके बताते हैं वो आज भी गजब के हैं। सही कहा। तो आज हम इन्हीं कहानियों की मदद से वो बुनियादी नियम समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आज भी हमारे काम आ सकते हैं। और बाबुल, वो वाकई में एक असाधारण जगह थी। यूफ्रेटिस नदी के किनारे, लेकिन आसपास न जंगल न खदानें। हाँ, कुछ खास नहीं था प्राकृतिक रूप से। बिल्कुल। उनकी सारी दौलत, उनकी समृद्धि, वो सब उन्होंने खुद बनाई थी। उनकी इंजीनियरिंग, खासकर वो सिंचाई के तरीके, कमाल के थे। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं। नहीं, वो गणित में, खगोल विज्ञान में, और हाँ, पैसे के लेन देन मतलब वित्त, उसमें भी बहुत आगे थे। ये सारी जानकारी हमें उन मिट्टी की पट्टिकाओं से मिलती हैं, क्ले टैबलेट्स। अच्छा, उन टैबलेट्स से जी, जिन पर उन्होंने अपना ज्ञान लिखा था। कमाल है। और उन्हीं में से एक कहानी है अरकाद की, बाबुल का सबसे अमीर आदमी। हाँ, अरकाद। कोई जादू नहीं था उसके पास, बस कुछ सिद्धांत थे। तो आज हम अरकाद की कहानी और उसके सबकों को ही गहराई से समझेंगे। चले फिर। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो आम लोगों से। एक है बानसिर, रथ बनाने वाला, और दूसरा कोबी, संगीतकार। दोनों अपने काम में माहिर। हाँ, पर जेबें खाली। मेहनत खूब करते हैं, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं। तो परेशान होकर वो जाते हैं शहर के सबसे अमीर आदमी अरकाद के पास। और उनका सवाल बहुत सीधा सा होता है, भाई हम इतनी मेहनत करते तो हम गरीब क्यों हैं? आपके पास इतना पैसा कैसे है? यहीं से अरकाद अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। बताता है कि वो भी कभी उन्हीं की तरह था। जी। फिर उसे अलगामिश नाम का एक अमीर साहूकार मिला, और अलगामिश ने उसे धन का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम सिखाया। क्या था वो नियम? उसने कहा, कमाई का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा है, जिसे तुम्हें रखना चाहिए। अच्छा, अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न इज माइन टू कीप। हाँ, बिल्कुल। और अरकाद ने सलाह दी कि ये हिस्सा कम से कम 10वां हिस्सा तो होना ही चाहिए, 1/10। और यही बना अरकाद के खाली पर्स के साथ इलाज का पहला इलाज। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो, है ना? जी। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, बस 10% बचा लो। लगता है, लेकिन इसमें जो अनुशासन चाहिए वो असली चीज है। ये जो बात है ना, खुद को पहले भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, ये सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे बचाने की तकनीक नहीं है। जब आप कमाते ही पहला हिस्सा अपने लिए रखते हैं, तो आप अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। कि पैसा उसके पास जैसे और आसानी से आने लगा। अच्छा, ये कैसे? शायद ये मनोवैज्ञानिक है। जैसे पैसा भी वहीं रहना पसंद करता है जहां उसकी कद्र हो, जहां उसे सहेज कर रखा जाए। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल आता है जो अरकाद के छात्रों ने भी पूछा था, कौन सा? कि भाई अगर कमाई ही इतनी कम है कि गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो उसमें से 10वां हिस्सा कैसे निकालें? ये तो नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और यहीं आता है अरकाद का दूसरा इलाज, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। खर्चों पर लगाम। जी। अरकाद ने समझाया कि हम जिन्हें जरूरी खर्चे कहते हैं ना, वो अक्सर हमारी कमाई के हिसाब से फैलते जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्चे बढ़ गए। बिल्कुल। तो हमें अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं, डिजायर्स, इनमें फर्क करना सीखना होगा। जरूरतें और इच्छाएं मतलब बजट बनाना। हाँ, एक तरह से बजट ही। अरकाद ने सलाह दी कि अपनी सारी इच्छाएं लिखो, फिर उनमें से चुनो कि कौन सी जरूरतें हैं और कौन सी इच्छाएं हैं जो तुम्हारी कमाई के 9/10वें हिस्से में पूरी हो सकती हैं। बाकी को छोड़ दो, बिना किसी मलाल के। लेकिन किताब में एक छात्र इस पर ऐतराज करता है। कहता है कि बजट तो गुलामी जैसा है, जीवन का मजा ही खत्म कर देगा। हाँ, ये आम सोच है। पर अरकाद का जवाब बहुत अच्छा था। उसने कहा, बजट का मकसद तुम्हारी आजादी छीनना नहीं है। तो फिर क्या है? बजट तुम्हारी सबसे जरूरी इच्छाओं को तुम्हारी फालतू की छोटी छोटी इच्छाओं से बचाता है। वो दिखाता है कि पैसा कहाँ बह रहा है, कहाँ लीकेज है। ये तुम्हें नियंत्रण देता है, गुलाम नहीं बनाता। ये बात तो सोचने वाली है, खासकर आज के जमाने में जहाँ इतने सारे विज्ञापन हैं खर्च करने के लिए। बिल्कुल। जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो पहला बचत शुरू करो, दूसरा खर्चे कंट्रोल करो ताकि बचत हो सके। लेकिन बचाए हुए पैसे का क्या करें? तकिए के नीचे रख दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही आता है तीसरा इलाज, अपने सोने को गुड़ा होने दो। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। पैसे से पैसा कमाना। सही।
बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना है। अरकाद ने अपनी कहानी सुनाई कि उसने पहली बचत कैसे निवेश की। हाँ, क्या किया था उसने? उसने एगर नाम के एक ढाल बनाने वाले को वो पैसे उधार दिए। एगर ने उन पैसों से अपना काम बढ़ाया और अरकाद को नियमित रूप से किराया यानी कि ब्याज दिया। अच्छा, तो ब्याज मिलने लगा। हाँ, लेकिन वो यही नहीं रुका। जो ब्याज मिला उसने उसे भी दोबारा निवेश कर दिया। अरे वाह, मतलब ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल। इसी को तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत कहते हैं। अरकाद ने कहा था कि तुम्हारा बचाया हुआ हर सिक्का तुम्हारा सुनहरा गुलाम बन सकता है, जो तुम्हारे लिए और कमाई करे, और फिर उसके बच्चे भी तुम्हारे लिए कमाई करें। सुनहरा गुलाम, ये बढ़िया कहा। हाँ। तो बात सिर्फ पैसा जोड़ने की नहीं है, बल्कि एक इनकम स्ट्रीम बनाने की है जो चलती रहे। हाँ, ये ऐसी धारा जो बहती रहे, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। ये पैसिव इनकम का कितना पुराना और सरल रूप है। सही कहा। लक्ष्य ये है कि पैसा आपके लिए मेहनत करे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही निवेश की बात आती है, साथ में आता है जोखिम, रिस्क। हाँ, पैसा डूबने का डर तो रहता ही है। इसीलिए चौथा इलाज बहुत जरूरी है। अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। और आरकाड ने तो खुद ये गलती की थी ना, अपनी पहली बचत गंवा दी थी। हाँ, उसने अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले की सलाह मान ली। अजमूर ने कहा कि दूर देश से जवाहरात खरीद कर लाएंगे, खूब मुनाफा होगा। और ईंट बनाने वाले को जवाहरात की क्या समझ। वही तो। नतीजा ये हुआ कि वो जवाहरात नकली निकले या कम कीमत के, और आरकाद का पैसा डूब गया। ओह, तो सबक क्या मिला? सबक ये कि पैसे के मामले में सलाह हमेशा ऐसे लोगों से लो जो उस काम के माहिर हों, जिनका रोज का काम ही पैसों का प्रबंधन करना है। किसी अनजान आदमी या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर निवेश मत करो। ये तो सोने के तीसरे नियम जैसा ही है ना? कि सोना बुद्धिमान लोगों की सलाह से निवेश करने वालों के पास ही टिकता है। हाँ, बिल्कुल। सोने का तीसरा नियम यही कहता है, अपरिचित व्यवसायों या रातों रात अमीर बनो वाली स्कीमों से बचो। तो विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। माथोन, जो सोने का साहूकार था, उसकी कहानी भी तो यही बताती है। हाँ, बिल्कुल। रॉडन, जो भाला बनाता था, वो अपने बहनोई को उधार देना चाहता था व्यापार के लिए। उसने माथोन से सलाह ली। माथोन ने क्या कहा? माथोन ने कहा, भावनाओं में मत बहो, पहले देखो कि क्या हो पैसा लौटाने की क्षमता रखता है, उसका इरादा क्या है, और सबसे जरूरी, क्या कोई सुरक्षा, कोई गारंटी है। व्यवहारिक सलाह। हाँ, माथोन का सिद्धांत था, थोड़ी सी सावधानी एक बड़े पछतावे से बेहतर है। बेटर अ लिटिल कॉशन देन अ ग्रेट रिग्रेट। ये आज भी उतना ही सच है, चाहे आप लोन दे रहे हो या ले रहे हो। और सोने का चौथा नियम भी तो यही कहता है कि अगर आप अनजान काम में पैसा लगाएंगे तो वो फिसल जाएगा। सही। ये सब सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा पहले। ठीक है, अब आते हैं अगले दो इलाजों पर। पांचवा, अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाओ, मतलब अपना घर खरीदो। हाँ, उस जमाने में बाबुल में अपना घर होना बड़ी बात थी। एक तो किराया बचता था, और दूसरा, एक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता होगा। बिल्कुल। समाज में एक इज्जत, एक पहचान मिलती थी। अरकाद का मानना था कि परिवार के लिए एक छत बनाना जहां सब आराम से रह सकें, ये अपने आप में एक बड़ा निवेश है। आज भी घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। हाँ, इसके अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन इसके पीछे जो भावना है सुरक्षा और स्थिरता की, वो आज भी वही है। और छठा इलाज? छठा इलाज है, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, मतलब लंबी अवधि के लिए सोचो। जैसे बुढ़ापे के लिए या परिवार के लिए? हाँ, जब आप शायद कमा ना पाएं, या अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा, इसके लिए तैयारी करना, छोटी छोटी बचत से या लंबे समय के निवेश से। ये तो बहुत जरूरी है। किताब में बाबुल की दीवारों का जिक्र है। हाँ। वो दीवारें शहर को दुश्मनों से बचाती थीं। हाँ, बहुत मजबूत दीवारें थीं। वैसे ही हमारी बचत और निवेश हमें जिंदगी की मुश्किलों, आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाते हैं। ये एक तरह की वित्तीय सुरक्षा की दीवार है। ये बढ़िया उपमा है, वित्तीय सुरक्षा की दीवार। अच्छा, ये सब तो हो गए तर्कसंगत कदम, लेकिन किस्मत का क्या? गुड लक, क्या वो बस ऐसे ही आ जाती है? बाबुल के ज्ञान मंदिर में इस पर एक चर्चा हुई थी। हाँ। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये कि सौभाग्य या गुड लक अक्सर उन्हीं के पास आता है जो तैयार रहते हैं, अवसर को पहचानते हैं और फौरन उस पर काम करते हैं। मतलब सिर्फ इंतजार नहीं करते। नहीं,
जो सीखते रहते हैं, तैयार रहते हैं और जैसे ही मौका दिखता है उसे पकड़ लेते हैं। आलस करने वाले, टालमटोल करने वाले पीछे रह जाते हैं। देवी भी कर्मठ लोगों का ही साथ देती हैं। मैन ऑफ एक्शन, तो किस्मत भी कर्म करने वालों का साथ देती है। ये कुछ सोने के 5वें नियम जैसा है, जो कहता है कि असंभव कमाई के लालच में या धोखेबाजों की सलाह पर पैसा मत लगाओ, वरना वो भाग जाएगा। हाँ, सही अवसर पहचानना जरूरी है, ना कि किसी झूठे वादे के पीछे भागना। अवसर मतलब ठोस संभावना, न कि कोई हवाई किला। बिल्कुल। अब आते हैं अर्काद के 7वें और आखिरी इलाज पर। ये थोड़ा अलग है। ये व्यक्तिगत विकास के बारे में है। कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्काद का कहना था कि सिर्फ पैसे बचाने और निवेश करने के नियम जानना काफी नहीं है। आपको अपनी कमाई की क्षमता भी लगातार बढ़ानी होगी। कैसे? अपना हुनर सुधारो, नया ज्ञान सीखो, अपने काम में और बेहतर बनो और कुशल बनो, ताकि आप ज्यादा मूल्यवान बन सको। आपकी कमाने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, अगर इच्छाएं बढ़ रही हैं तो कमाई भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो कमाई बढ़ाना हो या कुछ और, शायद एक चीज सबसे जरूरी है, इरादे की मजबूती, दृढ़ संकल्प। हाँ, डिटर्मिनेशन। दबासिर ऊंट व्यापारी की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। क्या हुआ था उसके साथ? वो कर्ज में डूबा हुआ था, गुलामी की जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। फिर उसकी मालिक की पत्नी थी सीरा। उसने उसे समझाया, उसे झकझोरा, उसे याद दिलाया कि उसके अंदर एक आजाद आदमी की रूह है, सोल ऑफ अ फ्री मैन। अच्छा। उस बातचीत से दबासिर के अंदर जैसे आग लग गई। उसने पक्का इरादा कर लिया, वो भागेगा, बाबुल वापस जाएगा, अपना सारा कर्ज चुकाएगा और एक इज्जत की जिंदगी जिएगा। और उसने कर दिखाया। हाँ, उसका सिद्धांत बन गया, जहां दृढ़ संकल्प है वहां रास्ता मिल ही जाता है। वेयर द डिटर्मिनेशन इज, द वे कैन बी फाउंड। और इसी संकल्प के सहारे वो रेगिस्तान पार करके बाबुल लौटा, मेहनत की, कर्ज चुकाया और एक कामयाब व्यापारी बना। वाह, ये कहानी तो वाकई प्रेरणा देती है। हालात कितने भी बुरे हों, वापसी मुमकिन है। बिल्कुल। और इसी तरह शुरू नाडा की कहानी भी है, जो उसने आरिद गुल्ला के पोते को सुनाई थी। हाँ, उसमें क्या था? उसमें काम मतलब वर्क के महत्व पर जोर था। शुरू नाडा खुद गुलामी से उठा था, सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर। उसने सिखाया कि काम को बोझ या दुश्मन मत समझो, उसे दोस्त समझो। हाँ, उसने कहा काम ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने मुझे गरीबी से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया। सफलता के लिए मेहनत और लगन तो चाहिए ही। तो ये सारी कहानियां, ये 7 इलाज, सोने के 5 नियम, इन सबको अगर हम देखें तो क्या सबक मिलता है? किताब में प्रोफेसर श्रूसबेरी का जिक्र है, जिन्होंने इन पट्टिकाओं को पढ़ा, समझा और खुद इन पर चलकर अमीर बने। हाँ, और सबक यही है कि ये सिद्धांत बचत, खर्च पर नियंत्रण, निवेश, सुरक्षा, सही सलाह, भविष्य की योजना, अपनी क्षमता बढ़ाना और दृढ़ संकल्प, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही कारगर हैं, हजारों साल बाद भी। बिल्कुल। ये कालातीत हैं। हाँ। पैसा कमाना और उसे संभालना कोई बहुत मुश्किल या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये बस कुछ सरल बुनियादी नियमों को समझने और उन्हें अनुशासन से अपनाने की बात है। तो बाबुल के समृद्धि का राज शायद यही था। हाँ, शायद वहां के लोग इन नियमों को समझते थे और अमल में लाते थे। ये नियम किसी भी देश, किसी भी समय के लिए हैं, सार्वभौमिक। और संदेश साफ है, जैसे बाबुल में था वैसे ही धन आज भी उन सब के लिए उपलब्ध है जो इन सरल नियमों को सीखने और मानने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के लिए एक विचार ये हो सकता है, हाँ, क्या? कि बाबुल के इन 7 इलाजों या 5 नियमों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, जिसे वो आज से ही, अभी से अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। शायद वो बस अपनी अगली तनख्वाह से 10वां हिस्सा अलग रखना हो, या पहली बार बैठकर अपने खर्चे लिखना हो, या शायद किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से मिलने के बारे में सोचना ही क्यों ना हो। हाँ, कोई भी छोटा कदम। क्योंकि जैसा बाबुल की कहानियां दिखाती हैं, शुरुआत करना और कर्म करना,